हो सकता है कि इस देश का एक बड़ा हिस्सा यह समझता है कि राजनीति चुनाव से खत्म होकर के, चुनाव से शुरू होकर चुनाव पर ही खत्म होता है। लेकिन मेरी राय में और हमारे जैसे बहुत सारे लोग उनकी राय में, मैं कभी रोहित से नहीं मिला था, लेकिन हम लोग बिना मिले हुए एक दूसरे से मिले हुए थे, बिना एक दूसरे को जाने हुए एक दूसरे को जानते थे। और ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि देखिए कहां जेएनयू और कहां हैदराबाद। जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ये है कि इस देश का शासक वर्ग, जिसको हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं, बड़ी चालाकी से हम शोषित लोगों को आपस में लड़ाते रहा है और हमको लड़ा करके वो हमारे ऊपर शासन करते रहा है। यह अंग्रेजों की नीति थी कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में बहाल करके भारतीय लोगों पर ही गोली चलवाते थे, और वही नीति इस देश के अंदर लगातार शासक वर्ग इस्तेमाल करते रहे हैं। और यह बात हम विद्यार्थियों को समझ में आने लगी जब सहमति और सहमति का विवाद इतना बढ़ गया कि एक सिनेमा दिखाने पे हम लोगों को एंटी नेशनल ब्रांड किया जाना शुरू कर दिया गया। और ये बात हुई क्यों? यह बात इसलिए हुई कि आइडेंटिटी को आपस में लड़ाकर दंगे कराए जाते थे, आइडेंटिटी को आपस में लड़ा करके चुनाव जीता जाता था, और आइडेंटिटी को आपस में लड़ा करके समाज के जो वाजिब मसले हैं उससे लोगों को भटकाया जाता था। और यह बात जब हमारी पीढ़ी समझ गई तो हमने कहा कि एक बड़ी लाइन खींचेंगे, शोषितों का पक्ष एक तरफ होगा और शोषकों का पक्ष एक तरफ होगा, उसका रंग कोई भी हो, हम भी अपनी रंग का परवाह नहीं करेंगे, सारे रंगों को यूनाइट करेंगे और आपके शोषण को खत्म करेंगे। और ये जो लड़ाई हमारी शुरू हुई हैदराबाद से चलकर जेएनयू से, और जेएनयू से जादवपुर, फर्गुसन, रनाडे, और यही वो लड़ाई और यही वो संघर्ष है जिससे लोगों को घबराहट होनी शुरू हो गई है। आज मुझे एक नोटिस थमाया गया कि आप कोई प्रोवोकेटिव स्पीच मत कीजिएगा। हम कर नहीं सकते। प्रोवोकेटिव स्पीच करके लोगों की भावनाओं को भड़काकर चुनाव जीतना यह हमारा धंधा नहीं है। हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं और समाज के पैसे से रिसर्च करते हैं और समाज की सच्चाई को सामने लाते हैं। और आज समाज की सच्चाई यह है कि अगर शोषित लोग एक मंच पे नहीं आए तो शोषकों का हौसला इतना बढ़ गया है कि जिस संविधान की हम कसमें खाते हैं उसी संविधान की कसमें खाकर ये संसद में बैठे हैं, और जिस संविधान को इन्होंने पहले जलाया था आज भी उस संविधान को ये जलाएंगे। तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि हम संविधान को बचाएंगे, मनु स्मृति को जलाएंगे, और मनुवाद के आधार पर कोई भी शासन इस देश के अंदर नहीं चलेगा। आज हमारे सामने ये लड़ाई है। वो लड़ाई ये है कि सबको शिक्षा कैसे मिलेगी, सबको रोजगार कैसे मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये चुनावी जुमलेबाजी है, हमारे पास उसकी योजना है। जब इस देश के अंदर तमाम तरीके के फालतू योजनाओं पर पैसे खर्च किए जा सकते हैं तो जनता के पक्ष में कुछ सही योजनाएं क्यों नहीं बनाई जा सकती? बार बार मोदी जी कहते हैं मैं चाय वाला का बेटा हूं। अच्छी बात है मोदी जी, आप चाय वाला का बेटा हैं, मैं किसान का बेटा हूं। आते हैं मिलकर के एक नीति बनाते हैं कि इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा भी आप ही तय कर दीजिए। आप कोई भी रेखा तय कीजिएगा, इस देश की करोड़ों जनता उस रेखा के नीचे ही आपको मिलेगी, क्योंकि यही इस देश की सच्चाई है। आप रेखा तय कीजिए और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को केजी से लेकर के पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कीजिए। ये हमारा एजेंडा है। रोजगार की बात हो रही है, रोजगार का नाम लेकर के ही माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। क्या हालत है रोजगार की? पिछले साल 1,34,000 रोजगार पैदा किए गए। कहां जा रहा है ये जो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इस पे जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है? आप में से बहुत सारे लोग मीडिया में भी काम करते हैं। अम्बेडकर आपको पसंद नहीं है, ये अम्बेडकर आपको पसंद नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपके जो माउथ पीस हैं वो कौन लोग हैं? एक बाबा जी हैं, सुबह उठ करके कहते हैं छोड़िए लीजिए, छोड़िए लीजिए। बाबा जी हमको योग से दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या छोड़ें क्या लें? आप तो बहुत कुछ बेच रहे हैं और वो जो बेच रहे हैं वो बहुत महंगा है, हमको खाने को नहीं मिल रहा है, क्या छोड़ें क्या लें, हम तय नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्या कहते हैं कि इस देश के अंदर लोगों को भारत माता की जय बोलना होगा। बिल्कुल बोलेंगे। जब अम्बेडकर साहब ने कहा है कि महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए तो हम करेंगे और हम करते आए हैं, लेकिन इसकी ठेकेदारी आपको दी किसने? आप जो कोर से महिला विरोधी हैं, कोर से, दिल से, हृदय से, अगर इनसे सपने में भी पूछा जाए तो ये महिलाओं के पक्ष में कुछ नहीं बोल सकते। जब हिंदू कोड बिल पेश किया गया था, इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, फैक्ट बोल रहे हैं,
तो ये वही लोग थे जो हिंदू कोड बिल के अंदर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने से मना किया था। ये वही लोग हैं आजकल अपनी सारी एनर्जी हमको मारने पीटने पे खर्च कर रहे हैं। इससे पहले इनका एक और धंधा था, ये पार्कों में जाते थे और कहते थे राखी बांधो, तुम अपनी बहन से बंधवा लो, घर में क्या दिक्कत है। कौन किससे प्रेम करेगा, कौन किससे शादी करेगा, कौन क्या खाएगा, ये आप तय करने वाले कौन होते हैं। इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर संविधान है, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, जिसको आपने कभी नहीं माना। तो आपको घबराहट क्यों होती है जब लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, जब लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। इनको घबराहट इसलिए होती है कि इनका पोल खुल जाएगा। इनका पोल क्या है? इनका पोल ये है कि जब भारत माता का इतिहास आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इन्होंने भारत माता का स्वरूप बदल दिया है। जो पहली भारत माता थी उनके हाथ में अनाज था और खेती करने वाला हथियार था, और आज की भारत माता शेर पे बैठी हुई हैं और उनके हाथ में तिरंगे की जगह भगवा झंडा थमा दिया गया है। ये भारत माता को बदल दिए हैं। जिस तरीके से भारत माता बदल दिया है, अगर हम लोग नहीं संभले तो एक दिन इस देश का झंडा बदल देंगे। और मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं कि इनको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको राष्ट्रवाद से लेना देना होता तो इस देश के अंदर किसी एक संस्कृति या एक धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। और ये बार बार इस देश के अंदर एक धर्म एक संस्कृति के नाम पे राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ये कहते हैं भारत माता की जय, इनका अगला डेस्टिनेशन होगा जय माता दी। जब ये कहते हैं राष्ट्रवाद के सामने कोई समझौता नहीं होगा, वहां अपने मुंह के अंदर एक शब्द छुपा लेते हैं कि ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इनके इस साजिश को आप समझिए, इसीलिए खतरा बहुत गंभीर है। आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। 2 नौजवानों को बीफ बेचने के नाम पर पेड़ पे लटका दिया गया, और उसी झारखंड के अंदर सूखे से लोग मर रहे हैं। लातूर में उस जगह को छोड़ करके भाग रहे हैं, वहां पे ये लोग नहीं पहुंचे उनकी सेवा करने। साहब जो खाना चाहता है खाए, जो नहीं खाना चाहता है ना खाए, जो बोलना चाहता है बोले, जो पहनना चाहता है पहने। किसी को अगर चाउमीन खाने का पसंद है तो उसको खाने दीजिए। आपको भी चाइना जाना बहुत पसंद है। आप जो करना चाहते हैं वो सही और हम जो करना चाहते हैं वो गलत, ये कैसे तय किया जाएगा? इस देश में तय करने के लिए कुछ बातें लिखी गई हैं, उस बात को मानिए। और मैं बार बार जब भी कहीं जा रहा हूं तो बोल रहा हूं कि अलग से किसी का नाम लेने का जरूरत नहीं है। आज 24 अप्रैल है, आज लेनिन की जयंती है। लेनिन ने अपने तरीके से रशिया में रेवोल्यूशन किया था। हम में से आप तमाम लोगों को इस देश की जो चिंतन परंपरा रही है, जो कबीर से शुरू होकर गुरु नानक, बुद्ध, तमाम तरीके के लोगों से होते हुए इस देश के अंदर बराबरी की बात करता है, सत्य की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, उस फिलॉसफी के आधार पर अगर काम करें तो आप लेनिन हो सकते हैं, आप अंबेडकर हो सकते हैं, आप फुले हो सकते हैं, आप पेरियार हो सकते हैं, और इस देश के अंदर जो गैर बराबरी है आप उसको मिटा सकते हैं। ये समाज के सामने एक चुनौती है, और हमारी पीढ़ी अगर इस बात को शिद्दत से महसूस नहीं करेगी तो इस मुल्क में बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और ये सिर्फ मेरा कोई व्यक्तिगत डर नहीं है, इसका बुनियादी कारण है चुनाव लड़ा जाता है विकास के नाम पे, और पहले साल अपनी माता, दूसरे साल गौ माता, और तीसरे साल भारत माता। पता नहीं चौथे साल में कौन सी माता होंगी। हमें माताओं से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरी माँ है उसी तरीके से रोहित की माँ है, उसी तरीके से मोदी जी की भी माँ है। मोदी जी कभी आप रोहित की माँ से मिल लिए होते? मोदी जी आप कभी डेल्टा मेघवाल की माँ से मिल लिए होते? मोदी जी चलिए मैंने गलती किया, मान लेते हैं आपकी बात को, हालांकि मैंने आपके हिसाब से गलती की है, संविधान और कानून के हिसाब से कोई गलती नहीं की है। क्या आप ये समझते हैं कि इस देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, एक माँ को क्या दर्द होता होगा जब उसके बच्चे के ऊपर पब्लिकली जूता फेंका जाता होगा? उस माँ को क्या दर्द होता होगा कि जिसका बच्चा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था वो पंखे से लटक गया? उस माँ को क्या दर्द होता होगा जब जिसकी बेटी पेट काटकर जिसको उसने पढ़ने के लिए भेजा था उसका बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है? क्या इस मुल्क के अंदर संवेदना खत्म हो गई है? क्या इस मुल्क के अंदर मानवता खत्म हो गई है? अगर कोई मानवता की बात कर रहा है तो आप नेशनल और एंटी नेशनल का मुद्दा छेड़ दे रहे हैं।
कौन एंटी नेशनल है और कौन नेशनल है, हम सवाल पूछना चाहते हैं। मेरी राय में अगर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को ठीक से करता है, इससे ज्यादा नेशनल कुछ नहीं हो सकता। मेरी राय में अगर किसान किसानी करता है और लोगों के लिए अनाज पैदा करता है, उससे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं हो सकता। मेरी राय में अगर शिक्षक पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों के अंदर शिक्षा का ज्योति जलाते हैं, उससे ज्यादा नेशनलिस्ट काम कुछ नहीं हो सकता। इस देश के अंदर जो मजदूर अपनी जान देकर खून पसीने से इस देश की इकोनॉमी का चक्का चलाते हैं, उससे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं हो सकता। और इस देश की रक्षा करते हुए जो लोग सीमाओं पे जान दे रहे हैं, उससे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं हो सकता। लेकिन आप नेशनल और एंटी नेशनल की परिभाषा संसद में बैठ करके तय करना चाहते हैं। आपको संसद में नेशनल और एंटी नेशनल का डिफिनीशन करने के लिए नहीं भेजा है इस देश की जनता ने। शिक्षा मंत्री को भेजा है शिक्षा की नीति बनाने के लिए, और प्रधानमंत्री को भेजा है इस देश का विकास करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए भेजा है, ना कि आप लोकतंत्र को लोकतांत्रिक संस्थाओं में बैठ करके कमजोर करें। इसलिए आपको भेजा गया। ये कैसा समाज हम बना रहे हैं, ये कैसा मुल्क हम बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी लोग अननेसेसरी मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों बोलेंगे मोदी जी आपके खिलाफ? आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं मानता हूं कि आप भी एक गरीब परिवार से चल करके प्रधानमंत्री देश के बने हैं। हम भी तो उसी गरीब की बात करते हैं, उसी के हक और अधिकार की बात करते हैं। आप हमारा हक और अधिकार दे दीजिए, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में भेज दीजिए। बुलेट ट्रेन चला करके उसके डब्बों में इस देश के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं लोग हैं, उनके लिए सीट रिजर्व कर दीजिए। आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। इस देश के अंदर आप सरकारी अस्पतालों को बंद करके निजी अस्पतालों को खोल रहे हैं, वहां हमारे घर परिवार वाले भी अपना इलाज करा पाए, ऐसा व्यवस्था कर दीजिए। आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। और हम बेरोजगारों को आप रोजगार दे दीजिए, हमारी योग्यता के हिसाब से, अपनी योग्यता से हम रोजगार मांग रहे हैं। लेकिन जाकर के देख लीजिए, मुंबई के अंदर कामगारों से मैंने बातचीत की, अगर कोई दलित है पीएचडी कर करके भी उसको स्वीपर का काम मिल रहा है। ये कौन सी व्यवस्था आपने बना करके रखा है? अगर किसी इंसान ने पीएचडी की है तो उसे किसी आप नीति बनाने वाली संस्था में नौकरी दीजिए, किसी विश्वविद्यालय में नौकरी दीजिए, आप उसको स्वीपर का काम दे रहे हैं। और ये बात कोई हवा में नहीं है, तमाम डेटा को आप उठा करके देख लीजिए। जिसकी जितनी योग्यता है उसको उस हिसाब से रोजगार दे दीजिए। अगर रोजगार नहीं दे पाते तो अपने रेफरी से ही सीख लीजिए, अपने मालिक से ही सीख लीजिए। अमेरिका और यूरोप के अंदर जो बेरोजगार लोग हैं, सरकार का काम है उनको रोजगार देना। अगर सरकार रोजगार नहीं दे पाती है तो एक एक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देती है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, हमारे पुलिसकर्मी लोग यहाँ खड़ा हैं, आपको जितना वेतन मिलता है उतना बेरोजगारी भत्ता मिलता है अमेरिका के अंदर बेरोजगारों को। आप कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भारत को बनाएंगे। कौन कहता है कि नहीं बनाइए? बनाइए, लेकिन कैसे बनाएंगे? कैसे समाज की परिकल्पना आप करते हैं? आप ऊंच नीच की परिकल्पना अगर समाज में करते हैं तो मान लीजिए कि आपका शरीर देश है और आपका नाक अगर सिर्फ लंबा हो जाए तो आप संतुलित विकास नहीं कर रहे हैं। इस देश के अंदर आप घूम घूम करके देखिए, एक तरफ लोग 5-5 लीटर अपने वॉशरूम में पानी बहा देते हैं फ्लश करके, और दूसरी तरफ 5 लीटर पानी लेने के लिए लोग 20 किलोमीटर चलते हैं। ये इस देश की सच्चाई है। जिसके पास पैसा है वो बोतल बंद डब्बों में पानी पीता है। जिसके पास पैसा है वो सील बंद डिग्री खरीद सकता है। जिसके पास पैसा है वो तमाम तरीके की सुविधाओं को ले सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो इंसान होते हुए भी इंसान नहीं है। ये स्थिति इस देश के अंदर बना दी गई है। अगर हम इसकी बात करते हैं तब आप कहते हैं कि आप एंटी नेशनल बात कर रहे हैं। अगर देश के लोगों के हक और अधिकार की बात कर